और अब बात करते हैं सुलगते बंगाल की उस त्रासदी की जिसने वक्फ के नाम पर सियासत की मजबूरी को हिंसा के लिए जरूरी बना दिया है। मुर्शिदाबाद से भड़की हिंसा शमशेरगंज के जाफराबाद से होते हुए परगना तक पहुंच गई और फिर अब हिंसा की आग में भांगड़ के घटकुपुर के लोग भी जल रहे हैं, या कहिए कि हिंदुओं के साथ साथ बंगाल जल रहा है। आलम यह है कि हिंदू परिवार पलायन करने के लिए मजबूर हैं। हालात बद से बदतर हो रहे हैं और बड़ी बात यह कि अब कुछ नेता इस हिंसा को भी जस्टिफाई कर रहे हैं। कांग्रेस के एक नेता कह रहे हैं कि यह एक्शन का रिएक्शन है, तो दूसरे नेता दिग्विजय सिंह इन सबके पीछे बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कह रहे हैं कि मस्जिदों के सामने से जुलूस की इजाजत क्यों दी जाती है। इन सबके बीच अब बीजेपी नेता बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं और हिंसा के पीछे की वजह वोट बैंक को बता रहे हैं। सबसे पहले हिंसा से पीड़ितों को सुनिए और फिर नेताओं के बयान आपको सुनाते हैं। तो कुछ ऐसे हालात हैं बंगाल में जिसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। हिंसा है, आगजनी है, हिंदुओं का पलायन है, पुलिस से भिड़ने की कुछ तस्वीरें हैं जो ये बयां करती हैं कि बंगाल में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। वक्फ बिल का जो जुलूस निकला था उसी से पथराव शुरू हुआ। पहले पथराव के बाद कुछ जुलूस चला गया, कुछ उपद्रवी यही का होगा, अगले बगल का होगा। हम लोग तो अंडरग्राउंड थे। जब दुकान मेरा चोरी हुई तब मैं अंदर ही था। हम लोग का तो यहाँ का कोई किसी से इसका हमारा यहाँ का आदमी का बहुत मेल जोल है। ये बाहर का आदमी का काम है। समर्थन नहीं है जो हम कुछ कर सकेंगे। हम लोन लेके पूरा ये दुकान किया था। 6-7 लाख रुपया का सामान था सर, पूरा एकदम डैमेज कर दिया है, सब निकल के जला दिया है। पर उपजे और अभी फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है। और स्थिति देखिए ऐसी है कि 500 से ज्यादा परिवार वहां से पलायन करने को मजबूर हैं। बीते दिनों से लगातार बंगाल हिंसा की आग में जल रहा है। वजह क्या है? वक्फ संशोधन कानून, और इसी को लेकर लगातार सड़क पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन तक ठीक है, सब इसकी इजाजत देते हैं, कोई इसके लिए मना नहीं कर सकता, लेकिन जब हिंसा भड़के, आग लगा दी जाए, आगजनी की तस्वीरें सामने आने लगे तो यह अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। बंगाल में हालात बिगड़ रहे हैं, लेकिन बंगाल शांत कैसे होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं। अब इसको लेकर जो राजनीतिक बयानबाजी है वो किस तरीके से सामने आ रही है, पहले वो सुनिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। क्यों इजाजत दी जाती है कि वे जुलूस के रूप में डीजे लगाकर मस्जिदों के सामने से निकलें, ये प्रशासन क्यों मंजूरी देता है? किसी के मजहब पे जबरदस्ती हमला करेंगे, उसके नतीजे कुछ भी निकल सकते। किसी के मजहबी मामलात में मदाखलत नहीं करनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लाम है, इसलिए उन्होंने वक्फ के कानून को जबरदस्ती थोपा है, जबकि पूरे देश का मुसलमान, छोड़ दीजिए कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है, छोड़ दीजिए ममता बनर्जी, अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, जिनके लिए कानून लाए वो आपके खिलाफ हैं। ये मैं पहले भी कहा था जब मुझ पर मुर्शिदाबाद पे हमला हुआ था तब, और आज भी मैं कह रहा हूँ कि षड्यंत्र पूर्वक ममता जी जिलों के अंदर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करवाकर उन्हें वहाँ से भगवा रही है और अपना वोट बैंक तैयार कर रही है, घुसपैठियों को पनाह दे रही है। कुल मिलाकर ममता जी की निष्ठा भारत के प्रति कम है, और इसलिए मैं तो मांग करता हूं प्रधानमंत्री जी से कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद ममता जी को मुख्यमंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।
ये देश का दुर्भाग्य है कि हिंदुओं का पलायन हो रहा और हिंदुओं की यह डरपोक स्थिति के कारण आज हिंदू अपने अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर है। आज बंगाल में हो रहा, कल महाराष्ट्र में होगा, परसों मध्य प्रदेश में होगा। एक विशेष समुदाय के लोग हिंदुओं को डराने के लिए इस प्रकार के कृत्य वहां की सरकार के संरक्षण में हो रहे हैं, जो निश्चित रूप से निंदनीय है, घोर निंदनीय है। हम समस्त हिंदुओं से यही कहेंगे, केवल एक बागेश्वर बाबा से हिंदू राष्ट्र नहीं बनना है, ना हिंदू बचना है। घर घर बागेश्वर बाबा की आवश्यकता है। और चलिए अब शुरुआत करते हैं चर्चा की। मेरे साथ खास मेहमान इस चर्चा में शामिल हैं। परिचय करा देती हूं। अजय धवले जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। जितेंद्र शर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। राकेश मिश्रा जी, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ हैं। अलहाज हिदायतुल्लाह खान, मुस्लिम धर्मगुरु, इस वक्त हमारे साथ सीधे कनेक्ट हैं। और सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आज मैं जितेंद्र शर्मा जी आपसे करूंगी। पीड़ितों का दर्द सुना रहे थे हम अभी स्क्रीन पर, और मुझे बहुत उम्मीद है कि आपने बहुत ध्यान से उसे सुना होगा। लेकिन वो सुनने के बाद आपको कुछ तकलीफ हो रही है, कुछ बुरा लग रहा है आपको, क्योंकि आपके नेता तो कह रहे हैं कि ये एक्शन का रिएक्शन है। नहीं, देखिए पूजा, सबसे पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी होती है, इसको सुनिश्चित करने का काम सरकार को करना चाहिए। आज अगर हिंसा भड़की है, आज अगर खाली बंगाल की बात नहीं है, मणिपुर में क्या हुआ आपने देखा और आपने कवर किया उसको। आज तक सरकार के कानों पर जू नहीं लगी है, प्रधानमंत्री तक उसकी खबर नहीं पहुंची है कि किस तरीके से मणिपुर में हिंसा हुई। यही आज स्थिति बंगाल की है। आप सरकार में बैठे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी आपकी है। इस तरह की हिंसा को भड़कने का मौका देना ममता बनर्जी की जिम्मेदारी है या नहीं है? जिम्मेदारी बनती है। मैं किसी की, जितेंद्र जी, ममता बनर्जी की कोई भी जिम्मेदारी है कि सरकार में नहीं? तो ये कह रहा हूं, नाम लीजिए ना सर, नाम आज लीजिए, अगर किसकी मणिपुर की जिम्मेदारी ये लेते, मैं तो किसी भी सरकार की बात कर रहा हूं, अगर वहां पर लाइन ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती है, अगर वहां इस तरह की झड़पें होती है, इस तरह की हिंसा होती है, तो निश्चित तौर पर सरकार की जिम्मेदारी बनती है। आज हम बंगाल की बात मैं मणिपुर का भी जवाब चाहता हूं। आज जो पूजा जी, आज जो मुर्शिदाबाद की, बंगाल की बात कर रहे हैं, आज उसकी चर्चा कर लीजिए। बंगाल में जो ये स्थिति हो रही है, सारे देश जो घर दुकानें जलाए जा रहे हैं, कौन इसके पीछे जिम्मेदार है? आप नाम लेकर बोलिए। मुझे लगता है आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सब सुन रहे हैं। देखिए, नहीं, मैं डरता किसी से नहीं हूं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है। मणिपुर पर भी हमने सवाल उठाए थे, जब पूजा जी आपसे भी पूछा था कि आज इनसे जवाब मांगिए, तब प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला था। आज मैं कहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर स्थानीय सरकार की जिम्मेदारी है। अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती है तो निश्चित तौर पर स्थानीय शासन का फेलियर है। मैं तो ये कह रहा हूं साफ तौर पर। लेकिन ये भी तो देखिए कि आखिर स्थिति बन क्यों रही है, आखिर इस सरकार पर विश्वास का संकट क्यों बन जाता है। कोई भी अमेंडमेंट आता है उसको शांति के साथ क्यों नहीं आता है, क्यों उस पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति कराई जाती है। हाँ। मेरा सीधा सवाल है, इस सरकार पर विश्वास का संकट है, प्रधानमंत्री का विश्वास जनता के बीच में नहीं है, इसलिए ये सारी की सारी चीजें आ रही है। आप ये बताइए, ये अमेंडमेंट 2013 का अमेंडमेंट भी तो था, जिसे अटल बिहारी जी और लाल कृष्ण आडवाणी ने स्वीकार किया था। वो तो यही कहते हैं कि अगर आप 2013 का अमेंडमेंट नहीं लाए होते तो इस अमेंडमेंट की हमें जरूरत ही ना पड़ती, वो ये कहते हैं। 2013 के अमेंडमेंट को स्वीकृति भी तो बीजेपी ने प्रदान की थी ना। अगर आप इतने सच्चे हिमायती थे तो उस दिन खड़े होकर सदन में विरोध करना था ना। तब तो लाल कृष्ण आडवाणी हो या अटल बिहारी वाजपेयी हो, सबने सर्वसम्मति से उस प्रस्ताव को स्वीकृति दी थी। चलिए जितेंद्र जी, मुझे ये बताइए कि देखिए, अब तो कानून बन चुका है, अब तो कानून बन चुका है। बंगाल कब तक जलेगा और बंगाल क्यों जल रहा है, और सिर्फ बंगाल ही क्यों जल रहा है वक्फ को लेकर? असम में भी मुसलमान हैं, उत्तर प्रदेश में भी मुसलमानों की आबादी है, फिर बंगाल ही क्यों टारगेट हो रहा है? वजह क्या है इसके पीछे? आप कह रहे हैं ना वजह पर जाइए, बताइए वजह। नहीं, वजह यह है कि आपने कानून बनाया, कानून को संशोधन कर दिया, आपने उसमें खुले दिल से बहस करवाई, आपने ये किया। आप कह रहे हैं इसको मजबूत करने की दिशा में काम हो रहा है। पूजा जी, ये मुझे बताइए, जो नॉन अवेलेबल चीज थी उसको आपने अवेलेबल कर दिया, 2 साल की सजा थी उसको आपने 6 महीने की कर दी, और आप कह रहे हैं कि हम इस कानून में एक पक्ष को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं उस संशोधन में लूप होल्स है, कहीं ना कहीं आपने इसकी गुंजाइश छोड़ी है, इस तरह का विवाद बने।
नहीं देखिए, मैं तो पूरे देश की बात कर रहा हूं, अगर कहीं भी होगा तो सबसे पहले लेकिन अभी प्रदेश सिर्फ सरकार बंगाल में जिम्मेदार है। हो रहा है मैं तो सर, आज आप स्वीकार कर रहा हूं समझिए, इस चीज को। बहुत सेंसिटिव इशू है, बंगाल जल रहा है बीते दिनों से। अरे मैं पूछ रही हूं कि सिर्फ बंगाल देखिए, की क्यों, मुसलमानों की मैं आपसे आबादी कह रहा क्या हूं सिर्फ कि बंगाल में है? जब मणिपुर सर आप जब मणिपुर पर जल रहा चर्चा था, कर तब लीजिए किसको या चिंता मुर्शिदाबाद हुई? पर तब बंगाल ये पर आज भारतीय कर जनता लीजिए। पार्टी के लोग बैठे। मतलब मुर्शिदाबाद मैं पर आपसे बंगाल क्या पर कह आप रहा हूं चर्चा नहीं कि करेंगे? जल तो देश रहा है ना भाई, मणिपुर अभी जल के निपटा है पूजा जी, जब उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है, प्रधानमंत्री एक शब्द बोलने को आज ही तैयार आप वो नहीं है। टॉपिक क्यों आज लेकर आ बंगाल रहे हैं की सर? ठीक है, आपको बात नहीं करनी है नहीं, बंगाल हम तो पर। लगातार अजय धवले जी बताइए, जब वो कह रहे हैं मणिपुर कि जल रहा आप था, लोगों जब का भी हमने फेल्योर है, आप लोगों के ऊपर लोगों को ट्रस्ट नहीं है और इसी वजह से ये स्थिति बन रही है, आप लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं ले पाए हैं। अजय जी जी पूजा जी, मुझे लगता है पहली बात तो मेरे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता जितेंद्र जी को ये स्पष्ट कर देना चाहिए, क्या ममता बनर्जी इंडिया अलायंस की पार्टनर नहीं है? वो प्रमुख रूप से इंडिया अलायंस की पार्टनर है, एक प्रमुख विपक्षी दल की वो नेता हैं। अब जितेंद्र जी मणिपुर का विषय उठाते तो मणिपुर के बारे में स्पष्टता के साथ में बता रहा हूं, आदरणीय गृह मंत्री जी ने रात के 2 बजे सदन में खड़े होकर मणिपुर के विषय पे उत्तर दिया है और दोनों सदनों में उत्तर दिया है। मुझे लगता है कांग्रेस उस समय सदन में नहीं थी। उन्होंने मणिपुर की घटना और मणिपुर की घटना के बाद में जो भी आया था उन सभी विषयों के बारे में स्पष्टता के साथ में देश की सदन को, देश की संसद के माध्यम से देश की जनता को जवाब दिया। अब दूसरा हम आ जाते बंगाल पे। बंगाल पे पूजा जी स्टेट स्पॉन्सर्ड वैंडलिज्म क्या है, यह आपको यदि देखना है कि राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित घटनाक्रम ये पूरा का पूरा ममता बनर्जी कर रही है। हमने ये कई बार कहा है और अनेकों अवसर पे निकल के आया है कि बंगाल की डेमोग्राफी सिस्टमेटिकली चेंज की जा रही है। और क्यों चेंज की जा रही है कि एक राजनीतिक दल को लगता है कि उसकी सत्ता वहां से जानी नहीं चाहिए, इसलिए घुसपैठियों को बंगाल में घुसा घुसा कर वो अपनी वोटर बना रही है। और ये कई अवसर ऐसे आए। अजय जी आप कह रहे हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड, अच्छा एक बात बताइए, अगर स्टेट स्पॉन्सर्ड है तो पुलिस वालों के साथ क्यों हिंसा हो रही है? खुद पुलिस वाले अपने साथ हिंसा करा रहे हैं क्या? इसका उत्तर राज्य सरकार को देने की आवश्यकता है। तो आप ही कह रहे हैं ना स्टेट स्पॉन्सर्ड है। सर आप कह रहे हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड है। राज्य सरकार दे, यदि कोई राज्य सरकार अपने राज्य सरकार, देखिए लॉ एंड ऑर्डर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। यदि कोई राज्य सरकार लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं कर रही है, क्योंकि देश में 27 पूरे बंगाल में 27% मुस्लिम आबादी रहती है, तो क्या 27% मुस्लिम आबादी पूरे बंगाल के वातावरण को खराब करने के लिए सक्षम है? निश्चित रूप से नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं राज्य सरकार का प्रश्रय इस बात को है। और दिग्विजय सिंह जैसे नेता जो आज मध्य प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि बंगाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या भारतीय जनता पार्टी जैसे राजनीतिक दल हिंसा भड़का रहे। अरे भाई, असम में वहां से अधिक मुस्लिम है, देश के अन्य राज्यों में वहां से अधिक मुस्लिम है, लेकिन सभी ने वक्फ के अमेंडमेंट का जो संशोधन विधेयक है उसका समर्थन किया है। एक ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का प्रोसेस जिसमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स की गई है, जो वक्त दे रहा है उस वक्त का एक्चुअल बेनिफिशियरी, उसको लाभार्थी, उसको लाभ मिलने की व्यवस्था की जा रही है। तो मुझे लगता है कांग्रेस और ये कांग्रेस जैसे तुष्टीकरण के जो पोषक राजनीतिक दल है, इनको आपत्ति क्यों है? जो गरीब लाभार्थी है उसको लाभ मिलने की आवश्यकता है। एक चैरिटेबल एंडोमेंट होता है, लेकिन एनक्रोचमेंट आपके नेताओं ने किए हैं। लौट रही हूं आपके पास अजय जी, राकेश मिश्रा के पास जाऊंगी। राकेश मिश्रा जी क्या कहेंगे इस पूरी स्थिति पर? बंगाल में जो हिंसा की तस्वीरें आई हैं, राकेश चतुर्वेदी जी मुझे माफ कीजिएगा, जो हिंसा की तस्वीरें आई हैं ये बहुत परेशान करती हैं, लेकिन सिर्फ बंगाल में अगर इस तरीके की हिंसा होती है और पलायन होता है हिंदुओं का, तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए पूजा जी, सर्वप्रथम तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता साहब जितेंद्र शर्मा जी को उनके प्रश्नों का, एक उनके सवालों का, या कह लीजिए उनके जो बनावटी शब्द है उनको मैं थोड़ा सा विस्तार देना चाहूंगा। आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए अगर कोई एक दंगाई गिरफ्तार हो जाए किसी विशेष संप्रदाय का, धर्म का, तो आपकी पार्टी के सर्वत्र सभी नेता, शीर्ष नेता खड़े होकर के चैनलों पर बोलने के लिए और पैदल नंगे पैर निकल लेते हैं। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल में हिंदू जल रहा है, वो भी एक ऐसे विषय पर जिस पर केंद्र सरकार कानून पारित कर चुकी है, सबसे पहले तो आपके उस पीडीएस संगठन से जुड़े हुए उन नेताओं को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जो ये कहते हैं क्षेत्रीय दल होते हुए, जो अपने वहां कानून बनाने की काबिल तो है ही नहीं, वो कहते हमारी सरकार आएगी तो हम पलट देंगे। दूसरा, बीजेपी के प्रवक्ता महोदय, आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा और सरकार से भी निवेदन करना चाहूंगा, सिर्फ मंच पर सनातन या हिंदू राष्ट्र चिल्लाने से हिंदू सुरक्षित नहीं होगा।
अगर आपके गृह मंत्री जो है वो मुझे राष्ट्र को आ सकते हैं तो इस पश्चिम बंगाल के जलते हुए हिंदुओं के लिए अपने केंद्रीय ताकत का, अपने केंद्रीय सत्ता का प्रयोग कर सकते हैं उनको सुरक्षा देने के लिए। एक विशेष चीज पूजा जी, हम हमेशा देखे हैं कि राजनीति का शिकार हमेशा सनातनी हुआ है। यानी आपके हिसाब से राकेश मिश्रा जी की राजनीति हो रही है इस पूरे मुद्दे पर, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, आपके हिसाब से कोई भी हिंदुओं की सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है और वो स्थिति जो तस्वीरों के जरिए है वो बयां हो रही है। मैं लौटूंगी आपके पास। अलहाज हिदायतुल्लाह खान, आप मुझे बताइए सर कि ये तो संसद से पास हुआ है ना, दोनों सदनों से पास हुआ है ना, तो ये अलोकतांत्रिक तरीके से पास हुआ ना, ये बीजेपी के हेडक्वार्टर से पास हुआ है ना, लोकतांत्रिक तरीके से दोनों सदनों से पास होता है, उसके बाद भी बंगाल जलता है। सर क्यों? कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, आपके पास ऑप्शंस खुले हैं, ये हिंसा का ही रास्ता क्यों सर? ऐसा है मैम साहिबा, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये हिंसा जो हो रही है ये वक्फ संशोधन बिल को लेकर तो कम है, लेकिन इसमें राजनीति ज्यादा हो रही है। और जहां भी ये हिंसा हो रही है, जहां आगजनी हो रही है, वहां भारत जल रहा है और भारतीयों की हत्याएं हो रही हैं, वो किसी समाज के भी हों। तो ये गवर्नमेंट को ये चाहिए कि उस पर कंट्रोल करे, चाहे राज्य शासन हो या केंद्र शासन हो। और अगर गवर्नमेंट के बस की नहीं है तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए बंगाल में और वहां की जनता की हिफाजत की जाए। ठीक है, यानी कि आप ये गलत मानते हैं ना कि जो जिस तरीके से हिंदुओं ने वहां से पलायन कर लिया, 500 से ज्यादा परिवारों ने, दुकानें जला दी गई, क्या हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है बंगाल में? हाँ बिल्कुल है और ये गलत है और नहीं होना चाहिए। ये हमारे देश के लिए बड़े शर्म की बात है कि देश के किसी भी हिस्से में अगर देशवासियों पर ये जो है ना होता है, जुल्म होता है और गवर्नमेंट तमाशा देखे और राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहें तो जनता मर रही है, उसको कौन बचाएगा? बहुत आपका धन्यवाद अलहाज जी, आके आपने इस बात को कम से कम स्वीकार तो किया, बहुत आप बधाई के पात्र हैं कम से कम इस बात के लिए। जितेंद्र शर्मा जी, अब आप क्या कहेंगे? राष्ट्रपति शासन क्या आपको भी लगता है बंगाल में लगा देना चाहिए ऐसे समय पर जब इतना सेंसिटिव माहौल है, लोगों की भावनाएं इतनी सेंसिटिव है, ऐसे में आपकी पार्टी के सांसद आकर कहते हैं कि हम 1 घंटे में इलाज कर देंगे, मतलब ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो क्यों प्रवोक कर रहे हैं आप लोग? पूजा जी, मेरा पहला वक्तव्य यह था कि जहां कहीं भी हिंसा होती है स्थानीय सरकारें जिम्मेदार होती है, उसको आपने सुना होगा मुझे लगता है। अब राकेश चतुर्वेदी जी मुझे डांटने का काम कर रहे हैं। अरे हम तो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ भी खड़े, उनके साथ भी अन्याय हो रहा है, वो भी गौ हत्या रोकने की मांग को लेकर के अगर पद यात्रा की बात करते हैं तो कांग्रेस उनके समर्थन में खड़ी हो जाती है और भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कहता है कि अगर ये हमारे प्रदेश में घुसेंगे तो इनका विरोध किया जाएगा। देखिए, हिंदू मुस्लिम करके राजनीति नहीं की जा सकती। राजनीति जब होगी राष्ट्रपति शासन की जरूरत है जितेंद्र शर्मा जी? मैं बंगाल की बात कर रही हूं, आप इधर सब कुछ उठाकर लेकर आ रहे हैं। जब केंद्र सरकार में बैठे लोग अगर आगजनी की समर्थन करते, हिंसा को बढ़ाने का काम करते उनके बयानों के माध्यम से, तो निश्चित तौर पर जिम्मेदारी बनती है। आप ये बताइए, ब्रजभूषण शरण सिंह को किसने पनाह दी? भारतीय जनता पार्टी ने उनका इस्तीफा, आप कहां से कहां लेकर आ रहे हैं? आप बात ही नहीं करना चाह रहे हैं बंगाल पर। मैं क्या बात कर रही हूँ? मैं आपका नाम पूछ रही हूँ, आप इधर उधर से सब डिग्रियां बता रहे हैं अपने पड़ोसियों की। सर ऐसे थोड़ी ना होता है सर। ठीक है, मेरे पास इतना ही समय था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बातचीत करने के लिए। बहुत धन्यवाद आप सभी का। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं टॉप 20 खबरें।